नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के दौर में जहां हर पल हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान के हर शहर की रफ्तार भी 10 गुना बढ़ चुकी है। और इस रफ्तार ने एक अजीब सा असंतुलन पैदा कर दिया है, जहां आसमान को छूती हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बगल में एक बड़ा सा स्लम है। हर बड़े शॉपिंग मॉल के करीब रोड पर लगी दुकान है। जहां नौकरी एक है तो 10 दावेदार हैं। कोई सामर्थ्य है तो कोई असामर्थ्य। एक अजीब सा असंतुलन इस शहर को जकड़े हुए है। एक ऐसा शहर जहां कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। यहाँ छोटी से छोटी चीज की भी एक कीमत है और कई बार इस कीमत का भुगतान बहुत भारी पड़ सकता है। नहीं बंटी, ये पाप है। ये पाप नहीं, प्यार है। नहीं बंटी, ये गलत है। मैं किसी और की हो चुकी हूँ। आई एम मैरिड। लेकिन प्यार तो मुझसे करती हो ना, और अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं बंटी, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। बंटी, बंटी नहीं, बंटी, बंटी नहीं, पाप है। बंटी, कट 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 कट। शैला, इतना हेजिटेट क्यों हो रही हो? दिस सीन हैज टू बी वाइल्ड, फुल ऑफ पैशन। ओके, आई विल ट्राई। लंच टाइम हो गया और एक शॉट भी नहीं हुआ। एक काम करते हैं, लंच के बाद करते हैं। ब्रेक ब्रेक बोलो। ब्रेक। तुम शैला कहाँ है यार? 5 बजे निकल जाऊंगा मैं। एक फिल्म करते ही सब अपने आप को सुपरस्टार समझने लगते हैं। शैला रेडी नहीं है क्या? मेरी मर्जी में जहां भी जाऊं, यू कांट स्टॉप मी, ओके? तुमने अगर मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हारा करियर ही नहीं, तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। तुम्हारी इतनी औकात। शैला, 1 घंटे से शॉट रेडी है। पूरी यूनिट वेट कर रही है। What happened? Mahesh, I need a break. I can't work now. I really need to take rest. मैं यहाँ पर पूरा सेट लगा कर बैठा हूँ और तुम्हें ब्रेक चाहिए। I'm sorry Mahesh, पर मुझे 3 दिन का ब्रेक चाहिए। And I promise, वापस आने के बाद मैं एक ही स्ट्रेच में तुम्हारा सारा काम खत्म कर दूंगी। Promise. ठीक है, बट प्लीज अपने वर्ड्स पे रहना। I have invested all the money in this film. I can't suffer losses. Please be back after 3 days. Sure, don't worry. तो आप वो हीरोइन रानी परमार के भाई हैं, जिसका वो सिंगर के साथ लफड़ा हुआ था। क्यों, बहन ने फिर से कोई लफड़ा कर दिया क्या? सर, एक्चुअली मैं आपसे शैला पठान के बारे में बात करने आया हूँ। कौन शैला पठान? सर, वो मेरी फिल्म की एक्ट्रेस है। मैंने उसे पहली फिल्म बेवफा हसीना में लॉन्च किया था, वो 70s के सुपरस्टार रमेश खत्री जी के साथ। अब ये मेरी दूसरी फिल्म मेरे प्रेयसी में काम कर रही है। नहीं बंटी, ये पाप है। ये पाप नहीं, प्यार है। शैला पठान ने 1 हफ्ता पहले मुझे सेकंड शेड्यूल की डेट्स दी थी। अब उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है, उसके घर पे भी लॉक लगा हुआ है। सर, वो मुझसे 50% पैसा एडवांस ले चुकी है और उसके अनप्रोफेशनल एटीट्यूड की वजह से मुझे बहुत लॉस हो रहा है। देखिए महेश जी, अब कल को आपकी हीरोइन आकर हमसे कहेगी कि आपने उसे पैसा नहीं दिया इसलिए वो शूट पे नहीं आई, तो क्या होगा? अरे मैंने भी उसको बोल दिया, तू एक्टर है तो क्या हुआ, मैं भी रिपोर्टर हूँ। ऐसा लिखूंगा ना उसके बारे में कि इंडस्ट्री में कोई काम नहीं देगा उसे। हाँ फरमान भाई बोलो। निसार, मुझे एक आर्टिकल छपवाना है।
तेरे न्यूज़पेपर में। कैसा आर्टिकल? अपने नुकसान की भरपाई के लिए महेश परमार ने अपने रिपोर्टर मित्र निसार का सहारा लिया। उसे यकीन था कि शैला ये आर्टिकल पढ़कर डर जाएगी और फिल्म की शूटिंग पूरी करने को राजी हो जाएगी, लेकिन शैला की बजाय किसी और ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। हेलो। ये क्या बकवास लिखी है तूने शैला के बारे में? जो भी लिखा है उसके लिए अगले आर्टिकल में माफी मांग, वरना। एक मिनट, आप है कौन? शैला का अंकल। अंकल? पर शैला है कहाँ? अरे मैं उससे मिलकर सब कुछ क्लियर कर लूंगा। शैला किसी से नहीं मिलना चाहती। हेलो। शैला मैडम के घर पे तो पिछले कई महीनों से ताला लगा है। अच्छा, वो और उसकी फैमिली गई कहाँ, कुछ पता है आपको? वो सब तो हमको नहीं पता, लेकिन कई दिनों पहले सब एक साथ निकले थे यहाँ से। लेकिन आप लोग क्या लगते हैं शैला मैडम के, जो उनके बारे में इतना सब पूछ रहे हैं? मैं प्रेस रिपोर्टर निसार, शैला पठान और उसके फैमिली के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। मैं गौतम वासवानी, इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी। बोलिए क्या बात है? दरअसल कल मुझे शैला पठान का अंकल ने फ़ोन किया था। क्या उनका अंकल भी उनके साथ ही रहता है? अंकल नहीं तो। उनके साथ और कौन कौन रहता है? शैला अपनी मदर सानिया पठान और स्टेप फादर तबरेज दुरानी के साथ रहते हैं। फादर और मदर क्या करते हैं उनके? जी, इसके बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। उनके भाई बहन भी है ना, वो क्या करते हैं? हाँ, उनकी 2 छोटी सिस्टर्स हैं, शबनम और निखत। शबनम के बारे में तो मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन निखत ये शैला की तरह फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस बनना चाहती है। और उनका एक भाई भी है, साहिल, वो शायद एमटेक कर रहा है, और उनके साथ उनकी कज़न मुस्कान भी रहती है। अच्छा, उनकी फैमिली गई कहाँ, कुछ आइडिया है आपको? दरअसल खंडाला में इनका एक फार्म हाउस है, वहाँ अक्सर ये कई कई दिनों तक जाकर रहते थे। आप चाहे तो वहाँ चेक कर लीजिए। देखिए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे और मेरे सोसाइटी के बारे में आर्टिकल्स में कुछ मत लिखिए, क्योंकि मैं इस सोसाइटी के बारे में कुछ बैड रिपोर्ट्स नहीं चाहता। इस एरिया में 3 और 2 BH के फ्लैट्स मिनिमम 6-7 करोड़ के होंगे। वैसे इसके फैमिली के पास इतने पैसे आए कहाँ से? इसके फादर क्या करते थे? आई डोंट नो यार, लेकिन जब मैंने उसे मेरी प्रेयसी फिल्म के लिए साइन किया था, तब उसने मुझे अपने खंडाला वाले फार्म पे बुलाया था और वहाँ पे 2 अरबी लोगों से मिलवाया। महेश, ही इज तैयब बिन एंड ही इज रजीदुल। नाइस मीटिंग। ये दोनों बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूस करने में इंटरेस्टेड हैं, सो इफ यू वांट हम इनके साथ में अपना प्रोजेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो बोली कि उसके साथ अमान खान को फिल्म करने के लिए मैं कन्विंस करूं। मैंने शैला को बोला कि एक बार मेरी ये फिल्म कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं उनकी फिल्म के बारे में सोचूं। अच्छा, तू तो उनके खंडाला वाले फार्म हाउस पे गया था ना? बिल्डिंग सेक्रेटरी भी कह रहा था कि वो लोग वहीं रह सकते हैं। एक बार चल के देखे, शायद वहीं हो। यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा। गार्ड भी नहीं दिख रहा यार। ये दरवाज़ा भी खुला है। चलो अंदर चल के देखते हैं एक बार।
निसार, ऐसे अंदर जाना ठीक नहीं है। कुछ ठीक नहीं लग रहा तभी तो जा रहा हूं महेश। फार्म हाउस लॉक नहीं, बाहर एक गाड़ी भी खड़ी है, और ये सब कुछ देख। तुम्हें शायला के अंकल ने फोन किया था ना कल? हाँ। एक बार उनको कॉल करके देखो। फोन नहीं उठा रहे यार। महेश, ये शैला और उसकी फैमिली के गायब होने का कुछ तो लफड़ा लगता है। ऊपर से अंकल भी फोन नहीं उठा रहे। मेरे प्रोडक्शन मैनेजर के पास शैला के ड्राइवर का नंबर है। शैला के ड्राइवर को पता होगा कि उसके अंकल कहाँ रहते हैं। जी बोलिए। एक्चुअली शैला पठान के ड्राइवर ज्ञान पांडे ने आपका एड्रेस दिया था। उसने बताया कि शैला अक्सर यहाँ पे आया करती थी। जी हाँ, लेकिन आप लोग कौन हैं? अंकल, मैं न्यूज़ रिपोर्टर निसार पवार। मैंने ही शैला पठान का वो आर्टिकल लिखा था, और शायद आपने मुझे कल कॉल भी किया था। आप शैला के अंकल है ना? मैं आपको कॉल क्यों करूंगा? और मैं शैला का अंकल नहीं, मैं उसका फादर हूं। आप लोग यहाँ क्या करने आए? जाकिर शायला पठान के पिता और शायला की मां सान्या के पहले पति थे, जिनका अब तलाक हो चुका था, और सान्या ने अब तबरेज से शादी कर ली थी। लेकिन शायला के वो अंकल कौन थे जिन्होंने रिपोर्टर निसार को फोन किया था, और पिछले कई दिनों से शायला और उसका परिवार कहां गायब था, इसके बारे में उसके पिता जाकिर को भी कुछ नहीं पता था। और निसार और डायरेक्टर महेश के उनसे मिलने के बाद उनके द्वारा शायला और उसके परिवार की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी गई, और जल्द ही पुलिस शायला के वर्सोवा वाले घर पहुंची। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। ये तो सैटेलाइट फोन है। जाकिर जी, आप बता सकते हैं ये उर्दू में क्या लिखा है? सर, ये किसी असामाजिक संगठन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। शायला पठान के घर से असामाजिक गतिविधियों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और सुराग का मिलना, और शायला और उसके परिवार का इस तरह से अचानक गायब हो जाना काफी संदिग्ध नजर आ रहा था। ये पूरा मामला अब काफी बड़ा रूप ले चुका था, और जल्द ही इस केस की अगुवाई मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी गुरवेश नागरे को सौंप दी गई। शैला पठान के वर्सोवा वाले फ्लैट से जो असामाजिक गतिविधियों के डॉक्यूमेंट्स मिले थे, उसके फोटोग्राफ्स और वो सैटेलाइट फोन तुरंत नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी NIA को भेज दो। वो लोग सैटेलाइट से इनकरप्टेड डेटा को डिकोड करेंगे। अपने सोर्सेज से पता करो ये शैला पठान और उसकी फैमिली वाकई किसी असामाजिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या नहीं। और वो डायरेक्टर महेश परमार, उसने कहा था कि शैला ने उसे 2 अरबी इन्वेस्टर से मिला था। क्या नाम था उनका? He's Tayyab bin and he's Razidul. नाइस मीटिंग। तैयब बिन और रजिदुल। लेकिन उस महेश परमार ने बताया कि वो उनसे सिर्फ एक बार मिला था, इसलिए उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं है। दामले, इस शैला पठान की पूरी फैमिली गायब है। उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो, हो सकता है कि उससे कुछ मिल जाए। और ये रिपोर्टर निसार, उसने कहा था कि शैला के किसी अंकल ने उसे कॉल किया था। पता करो कौन से नंबर से उसे कॉल आया था। सर, शैला पठान के बॉयफ्रेंड सलीम खान को बुलाया है। गुड। सर, एक्चुअली वो शैला कह रही थी कि वो अपनी फैमिली के साथ दुबई शिफ्ट होने वाली है। इस बात पे मैं थोड़ा अपसेट हो गया, और सर गुस्से में वो सब कुछ निकल गया। मेरी मर्जी में जहां भी जाऊं, you can't stop me, okay? तुमने अगर मुझे छोड़ा
तो मैं तुम्हारा करियर ही नहीं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। दुबई में कहाँ शिफ्ट होने वाली तो कुछ बोला था? नहीं सर, इस बारे में तो उसने कुछ नहीं बताया। उस बारे में नहीं बताया, लेकिन इस बारे में उसका असामाजिक संगठन से संबंध था। इस बारे में तो बताया होगा ना उसने? नहीं सर, अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता तो मैं उससे कभी कोई रिलेशन नहीं रखता। कैसा रिलेशन था तुम्हारा शैला के साथ? सर, मैं शैला से प्यार करता था। और फैमिली? नहीं सर, उसकी फैमिली के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। सर, शैला बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन अचानक से उसका दुबई जाने का फैसला बहुत अजीब लगा मुझे। शायला पठान के बॉयफ्रेंड सलीम के बयान के बाद पुलिस इंडिया से दुबई जाने वाली फ्लाइट्स की पूरी डिटेल्स निकालने के लिए सभी एयरलाइन से कांटेक्ट करने में जुट गई। और शायला पठान की हाउसिंग बिल्डिंग में की गई पूछताछ में सामने आया कि शैला, उसकी मां सानिया, स्टेप फादर तबरेज, सिस्टर्स शबनम और नेहकत, ब्रदर साहिल और कजन मुस्कान 5 मार्च 2011 की सुबह 2 अलग-अलग कार से कहीं जाने के लिए निकले थे। लेकिन सलीम के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो 5 मार्च 2011 को शैला या उसके परिवार के साथ नहीं था, जबकि शैला का फोन 5 मार्च की रात खंडाला में बंद हुआ था, जहां उनका फार्म हाउस था। लेकिन फार्म हाउस पर जो कार मिली वो शैला की मां सानिया की थी, जबकि शैला की कार गायब थी। गाड़ी सर, चेक करो गाड़ी को। दामले, सानिया पठान की गाड़ी के डिटेल्स हर जगह सर्कुलेट कर दो। वैसे आप 20-25 किलोमीटर के रेडियस में सीसीटीवी होना मुश्किल है, फिर भी कोशिश करो इस बंगले की तरफ आने जाने वाले रास्ते में कहीं सीसीटीवी हो और उसने शैला पठान की गाड़ी को कैप्चर किया। सर, पूरे घर की तलाशी लो, एक भी कोना बचना नहीं चाहिए। दामले, यहाँ कुछ तो हुआ है और जिसने ये सब कुछ किया बहुत होशियारी से किया है। फॉरेंसिक को बोलना यहाँ जो भी टेक्निकल एविडेंसेस मिलता है सब जमा करें। सर, मैं इस लड़के को नहीं जानता, शायद शैला का दोस्त हो। शैला आपकी और सानिया की बायोलॉजिकल डॉटर थी। शैला की बाकी के भाई बहन क्या वो भी आपके और सानिया के? जी नहीं सर। सर, शैला और शबनम ये दोनों मेरी बेटी हैं। निखत और साहिल उसके दूसरे हस्बैंड्स हैं। और ये है मुस्कान, ये सानिया की आपा की बेटी है। उसके वालिद का इंतकाल हो गया था, तब से इन्हीं के साथ रहती। लेकिन ये तबरेज, ये तो काफी जवान लगता है। फिर ये निखत और साहिल? नहीं सर, निखत और साहिल ये तबरेज की नहीं, इरफान शेख की औलाद है। हमारे तलाक के बाद सानिया ने इरफान से शादी कर ली थी और काफी समय पहले उसका भी इंतकाल हो गया। वैसे आपका और सानिया का तलाक क्यों हुआ था? सर, इरफान और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, पर उसका और सानिया का, इरफान और सानिया की शादी भले ही हो गई हो, लेकिन शैला का मुझसे बहुत अच्छा लगाव है और वो अक्सर मुझसे मिलने आया करती। आपका गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस है ना? जी। कौन सी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं आप? युगांडा, उज्बेकिस्तान, तस्मानिया, नाइजीरिया, केनिया। कोई गल्फ कंट्री? जी नहीं। लेकिन सुना है आपकी बेटी शैला के गल्फ कंट्रीज में अच्छे कनेक्शंस हैं। ये तैयबीन और रजिदुल नाम के 2 अरबी है,
जो उसके लिए फिल्म प्रोड्यूस करने वाले थे। क्या आप जानते हैं इन दोनों को? जी नहीं, लेकिन आप शैला के बारे में गलत मत सोचिए। वो किसी भी तरह के गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन उसके घर में जो कुछ भी मिला है ना, उससे तो यही लगता है कि वो गलत काम में इन्वॉल्व थी। हैरानी तो मुझे भी है, लेकिन दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और बाकी के लोग? सर, शैला के अलावा मेरी और बाकी लोगों से कोई खास बातचीत नहीं थी। अच्छा, ये शैला एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, फिर वर्सोवा में करोड़ों का घर, खंडाला में प्रॉपर्टी, ये कैसे पॉसिबल हुआ? दरअसल सानिया के अब्बू का आगरा में डायमंड का काफ़ी बड़ा कारोबार था और उनके इंतकाल के बाद वो सारा बिजनेस और वहाँ की सारी प्रॉपर्टी वो सानिया के नाम हो गई। अच्छा, ये सानिया का तीसरा हस्बैंड तबरेज, ये करता क्या है? मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन वो तीसरा नहीं सर, वो चौथा हस्बैंड है। चौथा हस्बैंड? जी हाँ, इरफान के इंतकाल के बाद सानिया ने आमिर से शादी की थी। ये आमिर रहता कहाँ है? सर, मुंबई का ही है सर, मिल्लत नगर में कहीं रहता है। ये वही आमिर था जिसने रिपोर्टर निसार को शैला के खिलाफ लिखे गए आर्टिकल पर माफी मांगने की धमकी दी थी और इसने अपने आप को शैला का अंकल बताया था। और निसार द्वारा दिए गए उस नंबर से पुलिस पता कर चुकी थी कि निसार को इसी आमिर द्वारा कॉल किया गया था। शैला ने मुझे बताया था कि वो अपनी अम्मी और भाई बहन के साथ दुबई शिफ्ट हो रही है। ये क्या कह रही है बेटा? तो हमेशा के लिए दुबई शिफ्ट हो रही है? जी अब्बू, और सिर्फ मैं ही नहीं, हम सभी जा रहे हैं। और तुम्हारी अम्मी का वो स्टोन का बिजनेस और सारी प्रॉपर्टीज? और उसने मुझसे कहा कि सानिया के एब्सेंस में सारा बिजनेस आमिर देखेगा, और जिसके लिए सानिया ने उसे पावर ऑफ अटर्नी भी दी। आपको क्या लगता है, इस आमिर का किसी असामाजिक संगठन के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है? इसके बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं है सर। आमिर एक गरीब फैमिली से था और सानिया से शादी के बाद उसके पैसों पर ऐश कर रहा है। क्या शैला ने आपको कभी बताया था कि वो दुबई में कहाँ शिफ्ट हो रही है? नहीं सर, उसने मुझसे कहा था कि वो जाने से पहले मुझसे मिलेगी और मुझे बताएगी, लेकिन उसके पहले ये सब। सर, आप आमिर से पूछिए, शायद उसे कुछ पता हो। सर, मैंने उस रिपोर्टर को कोई धमकी नहीं दी, बस इतना कहा कि वो शैला के बारे में गलत ना लिखे। शैला और उसके बाकी के परिवार वाले किधर है? मुझे नहीं पता सर। अच्छा, एक बात बता, ये शैला की माँ सानिया, उसने अपना बिजनेस, प्रॉपर्टी सबकी पावर ऑफ अटर्नी तुझे दे दी थी। तेरा ये मिल्लत नगर वाला बुटीक, वो भी उसने तेरे नाम पे किया था, तुम दोनों का डिवोर्स होने के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि सर सानिया मुझ पर भरोसा करती थी। भले ही हमारा डिवोर्स हो गया, लेकिन वो आज भी मेरी कद्र करती है। कद्र करती थी या तेरा खौफ था उसके दिल में? नहीं सर। या सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसका संबंध था, तेरा या उनका? मुझे नहीं पता सर, आप तबरेज का पता कीजिए, वो अच्छा आदमी नहीं था। क्या करता था? कश्मीर में एक एनजीओ चलाता था। कश्मीर में? जी सर, तबरेज कश्मीर से है। कश्मीर में कहां से? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। सानिया का चौथा शौहर तबरेज, जो कि सानिया से उम्र में तकरीबन 20-21 साल छोटा था, वो कश्मीर में कोई एनजीओ चलाता था और इस इंफॉर्मेशन ने पुलिस को चौकन्ना कर दिया। जल्द ही यह भी सामने आ गया कि 5 मार्च 2011, जिस दिन से शैला और उसके घर वालों का फोन बंद था, तब से उन्होंने इंडिया से दुबई तो क्या, किसी भी देश में जाने के लिए कोई हवाई सफर नहीं किया था। तब शैला और उसकी फैमिली कहां थी? और अगर 5 मार्च 2011 को शैला अपने परिवार के साथ खंडाला वाले फार्म हाउस पर गई थी, तो फिर अचानक गायब कहां हो गई? और अगर सानिया की कार फार्म हाउस पर थी, तो फिर शैला की कार कहां थी? चौतरफा छानबीन के बावजूद फैमिली की कोई भी लीड पुलिस को नहीं मिल पा रही थी और ना ही उन 2 अरब इन्वेस्टर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली थी जो शैला के फार्म हाउस पर देखे गए थे। और अब यह अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि कहीं शैला और उसके घर वाले तबरेज के साथ कश्मीर में ना हो। लेकिन कश्मीर में तबरेज कहाँ रहता है, कौन सी एनजीओ चलाता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी और ना ही एनआईए के द्वारा उनमें से किसी के भी उन असामाजिक संगठनों से जुड़े होने का कोई क्लू मिला था। और अब सानिया के पहले और तीसरे शौहर जाकिर और आमिर के भी कॉल रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज में उस असामाजिक संगठन के साथ कनेक्शन होने का पता लगाया जा रहा था। लेकिन आमिर के साथ की गई पूछताछ में पुलिस ये पता लगाने में कामयाब हो गई कि खंडाला के फार्म हाउस से मिले फोटोग्राफ्स में शैला के साथ वो अनजान शख्स नितिन शाह था और जल्द ही उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। सर, एक वक्त था जब शैला और मैं अच्छे दोस्त हुआ करते थे,
लेकिन काफ़ी समय से हम दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। अच्छा, पर हमने तो सुना कि तुम और शैला शादी करने वाले थे और शादी के बाद दुबई सेटल होने का प्लान था। सर ऐसा शैला सोचती थी कि मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन बहुत ही जल्द मुझे उसकी असलियत पता चली। असलियत? कैसी असलियत? सर करीब 1 साल पहले मेरी और शैला की मुलाकात एक पेस्ट्री पार्टी में हुई थी और फिर हम दोनों काफी मिलने जुलने लगे। मैं अपने डैड के बिजनेस के सिलसिले में अक्सर दुबई आया जाया करता था। सर हमें नजदीक आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और फिर एक दिन वो मुझसे बोली कि क्यों ना हम शादी कर लें और शादी करके हमेशा हमेशा के लिए दुबई शिफ्ट हो जाएं। क्यों, फिल्म इंडस्ट्री से मन भर गया? आजकल अच्छे टैलेंट की कदर ही कहाँ है। सोचा था सुपरस्टार रमेश खत्री के साथ फिल्म करके किस्मत बदल जाएगी, पर कोई जादू हुआ ही नहीं। सर जादू तो मुझ पे चलाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही मुझे पता चल गया कि वो मेरे साथ ही नहीं बल्कि और कई लोगों के साथ हम बिस्तर होती थी। शी इज एन एस्कॉर्ट। कई दिन घर से गायब रहती। मैं फोन करता तो कोई रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि सर उसके कई कस्टमर थे जो कि एक बी ग्रेड एक्ट्रेस को एक रात गुजारने के लिए लाखों रुपए देते थे। तो जाहिर सी बात है तुम भी उसी मतलब से उसके करीब आए होगे। सर मतलब तो उसे मुझसे था, मेरी दौलत से था, मुझे लूटना चाहती थी, लेकिन वो मुझे झांसे में फंसाती उससे पहले मेरे दोस्त ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। क्या क्या सच्चाई पता चली तुम्हें? सर मैंने भी न्यूज़ पे सुना कि उसके और उसके परिवार के असामाजिक संगठनों से कनेक्शन है। ये सब उसकी असलियत है या नहीं ये मुझे नहीं पता। नितिन के अलावा शैला के बॉयफ्रेंड सलीम ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि शैला दुबई जाने वाली थी। एक्चुअली वो शैला कह रही थी कि वो अपनी फैमिली के साथ दुबई शिफ्ट होने वाली है। सानिया के 2 हस्बैंड जाकिर और आमिर ने भी ये बात कबूली है कि पूरी फैमिली दुबई जाने वाली थी। इन दामले, सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी फैमिली का दुबई शिफ्ट होना और इनके घर में मिले असामाजिक गतिविधियों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? एनआईए को इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और वो सैटेलाइट फोन, उसमें भी कोई डेटा नहीं था। तो फिर पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि कोई इस फैमिली को फंसाना चाहता हो और इस फैमिली को गायब करने के पीछे किसी का कोई मोटिव हो। इन दैट केस सबसे ज्यादा फायदा आमिर का हो सकता है, लेकिन कल्प्रिट जाकिर भी हो सकता है या फिर शैला के 2 बॉयफ्रेंड भी। इन सब पे नजर रखो। दामले, एक टीम को आगरा भेजो। ये सानिया वहाँ डायमंड बिजनेस से रिलेटेड थी, हो सकता है वहां से कोई लीड मिल जाए। और इनके वर्षों वाले घर में काम करने वाले ड्राइवर, मेड और दूध वाला, इनसे पूछताछ करो। सर, शैला और उसकी फैमिली के अचानक गायब होने का राज पता करने के लिए मुंबई, खंडाला से लेकर आगरा और कश्मीर तक छानबीन की जा रही थी और पुलिस को पता चला कि शैला के ड्राइवर ज्ञान पांडे के अलावा उनकी फैमिली का एक और ड्राइवर हुआ करता था, मंगत, जिसने 5 मार्च 2011 से काफी समय पहले ही काम छोड़ दिया था। तुम सानिया को अच्छे से जानते थे, उसका ड्राइवर थे। वो तुम्हें कभी ऐसी जगह पे ले गई थी जो तुम्हें अजीब लगी हो? साहब, सानिया मैडम तो नहीं, लेकिन उसकी बेटी शबनम हमेशा मेरे को इधर उधर लेकर जाती थी। इधर उधर मतलब? दरअसल शबनम मैडम को नशे का लत था और वो मुझको रात रात में नागपाड़ा, बांद्रा, खार में चरसियों के अड्डों पर ले जाती थी और बहुत सारा ड्रग्स लेती थी और मुझसे कहती थी कि इसके बारे में उसके घर वालों का ना बताऊं। साहब, वो बहुत बिगड़ैल थी और नशे के लिए तो किसी के साथ भी। उसके बाकी भाई बहन साहिल, निकत और मुस्कान, इनके बारे में क्या जानते हो? साहब, मुस्कान मैडम उनकी सगी नहीं थी। सब लोग उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करते थे साहब, पर मेरे को लगता है मुस्कान मैडम उनकी आवभगत करते करते तंग आ गई थी। निखत और साहिल का स्वभाव कैसा था? वो दोनों तो ठीक थे। साहिल साहब पढ़ रहे थे और निखत मैडम शैला मैडम की तरह एक्ट्रेस बनना चाहती थी। 5 मार्च को वो लोग वर्सोवा से निकले। उसके पहले तुमने घर में कुछ नोटिस किया जो तुम्हें अजीब लग रहा हो? साहब, ऐसा तो कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ, 5 मार्च से पहले फरवरी में 4 दिन के लिए ये लोग खंडाला गए थे। सानिया मैडम मेरे को बोली 4 दिन के लिए तेरी छुट्टी, लेकिन मैंने ठीक से गिना नहीं शायद, और चौथे ही दिन में वहाँ काम करने पहुँच गई। मैंने 3-4 बार बेल बजाई, फिर मेरे को याद आया कि वो चौथा ही दिन था। लेकिन साहब, मैं दूसरे के घर से काम करके वापस आ रही थी ना, तो मैडम के फ्लैट से मैंने उनका दूध वाला जुनैद को बाहर निकलते हुए देखा।
साहब अगले दिन ये बात मैंने सानिया मैडम को बताई। मेरे को लगा कि कुछ चोरी वोरी के इरादे से वो आया हो, लेकिन मैडम मेरे को बोली कि ये बात किसी को मत बताना, मैं देख लूंगी। एक दूध वाला इनकी गैर मौजूदगी में इनके घर से बाहर निकलता है, उसके खिलाफ पुलिस एक्शन लेने के बजाय सानिया अपनी मेड शांति को चुप रहने के लिए कहती है। ऐसा तभी होता है जब वो इंसान उसका खास हो या फिर राजदार। मैंने कुछ नहीं किया साहब। शैला पठान के फैमिली के गैर मौजूदगी में उसके घर में क्या करने गया था? चोरी करने गया था? नहीं साहब, मैं तो वहाँ दूध की डिलीवरी करने गया था साहब। घर के बाहर ताला लगा हुआ था और तू डिलीवरी करने गया था दूध की? नहीं साहब, उस दिन घर पर ताला नहीं था, अंदर सानिया मैम थी। वैसे तो रोज मुस्कान मैडम दरवाजा खोलती थी, लेकिन उस दिन अचानक सानिया मैडम ने दरवाजा खोला। क्या देख रहे हो? जाओ किचन में जाके दूध रखो। और जैसे ही मैं किचन के अंदर गया, सानिया मैडम पीछे से आई और मुझसे बोली कि घर पर कोई नहीं है। तो क्या? इतने इशारे भी नहीं समझता? वैसे तो हर समय घूरता रहता है। नहीं मैम। शर्मा मत। शर्म तो आपको आनी चाहिए मैडम जी। जवान बेटियां हैं आपकी और आप इस तरह से छी बोलता है मुझे? 2 मिनट लगेंगे मुझे पड़ोसियों को यहां पर बुलाने में। रेप का इल्जाम लग गया ना एक बार तो जिंदगी भर जेल में काटेगा। चुपचाप चल। उसने मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ साहब अपनी हवस पूरी करने के बाद वो बोली कि मैंने उसका रेप किया है और अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे साहब जब तक उसके परिवार के लोग नहीं आ गए वहां पर तब तक मुझे जबरदस्ती वहां रहना ही पड़ा। हमसे बचने के लिए कोई कहानी तो नहीं सुना रहा है? नहीं साहब, ये बात सच्ची है। अगर ये दूध वाला जुनैद सच बोल रहा है तो हो सकता है उसी ने सानिया से बदला लेने के लिए सानिया और उसके पूरे परिवार को गायब कर दिया। दामले, सोचने वाली बात यह है कि शैला की मां सोनिया, उसका चौथा पति तबरेज, उससे उम्र में कम से कम 20-21 साल छोटा होगा। उसके बावजूद उसने दूध वाले जुनैद के साथ वो सब कुछ किया। तो हो सकता है कि उसका कोई सीक्रेट लवर भी हो और इस सीक्रेट लवर का किसी असामाजिक संगठन के साथ कोई कनेक्शन हो। कमजोरियां तो शैला और शबनम की भी थी। शैला एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी थी और शबनम ड्रग एडिक्ट। ये पूरी फैमिली ही टेढ़ी है, लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्हें एक असामाजिक संगठन से जुड़ना पड़ा और उसके बाद वो सब फरार हो गए। लफड़ा तो बहुत बड़ा होगा, इसलिए तो पूरी फैमिली गायब है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में से किसी एक आदमी ने इन सबको गायब किया है। सबकी कमजोरियां तो पता चल गई, लेकिन इस मुस्कान, इसकी कमजोरी पता नहीं चली। और सुना है कि ये मुस्कान पूरी फैमिली से बहुत नफरत करती थी। दामले, कि इस मुस्कान ने तो पुलिस ने हर सस्पेक्ट को खंगाला। आगरा, कश्मीर, खंडाला, मुंबई, फैमिली के उस असामाजिक संगठन से कनेक्शन से लेकर नफरत, दुश्मनी, लालच, आपराधिक साजिश, हर एंगल को खंगाला गया, लेकिन शैला और उसके परिवार की कोई लीड नहीं मिली। पुलिस को शैला पठान की फैमिली के गायब होने का साफ मकसद समझ में नहीं आ रहा था। शैला पठान और उसकी फैमिली को गायब हुए 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ था। लेकिन 6 महीने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस का पैमाना और भी बड़ा कर दिया। सितंबर 2011 को दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके में हुए इस बॉम्ब विस्फोट में 15 लोग मारे गए और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। और विस्फोट के चंद घंटों बाद ही
एक ईमेल के द्वारा इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी उस असामाजिक संगठन द्वारा ली गई जिनसे शैला और उसके परिवार का कनेक्शन होने का शक खड़ा हुआ था, और एनआईए के ऑफिसर धर्मेश कटारिया को इस ब्लास्ट की जांच सौंपी गई और जल्द ही वो आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया गया जहां से वो संदिग्ध मेल भेजा गया था। वो मेल कश्मीर के एक साइबर कैफे से भेजा गया था जहां पर एनआईए ने रेड मारी और कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया, और उसी एरिया से पुलिस ने एक अज्ञात कार भी बरामद की और पाया गया कि ये कार मुंबई के वर्सोवा एड्रेस पर शैला पठान के नाम रजिस्टर्ड थी। ये वही कार थी जिसमें 5 मार्च 2011 को शैला को अपनी फैमिली के साथ कहीं जाते हुए देखा गया था। शैला पठान 6 महीने से अपने फैमिली मेंबर के साथ गायब है और उनके घर से असामाजिक गतिविधियों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और सैटेलाइट फोन भी मिला है, और गाड़ी यहाँ पर कश्मीर में मिली है। हो सकता है वो 6 महीने से यहीं पर रह रहे हो। हमें भी ऐसा ही शक था। शैला पठान का स्टेप फादर तबरेज वो कश्मीर से। आप ऐसा कीजिए, शैला और उसके स्टेप फादर तबरेज और बाकी फैमिली मेंबर्स की डिटेल भेज दीजिए। हम यहाँ पर ढूंढते हैं उन्हें, हो सकता है वो यहीं पर छिपे हों। ठीक है सर। शैला के स्टेप फादर तबरेज समेत शैला पठान के हर फैमिली मेंबर को एक बार फिर से एनआईए के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, और फॉरेंसिक टीम को शैला पठान की गाड़ी में एक ट्रैवल एजेंसी का विजिटिंग कार्ड मिला था। और जब उस ट्रैवल एजेंसी से पूछताछ की गई तो सामने आया कि उस एजेंसी के एक ड्राइवर गणेश को 7 मार्च 2011 को शैला के स्टेप फादर तबरेज ने शैला की कार को खंडाला से कश्मीर ले जाने के लिए हायर किया था, जिसके बाद उस ड्राइवर गणेश से पूछताछ की गई और कई जानकारियां सामने आईं। खंडाला से शैला पठान के कौन कौन से फैमिली मेंबर्स को लेकर तो कश्मीर गया था? साहब मेरे साथ तो कोई नहीं था साहब, पर तबरेज सेठ और उनका दोस्त दूसरी गाड़ी में मेरे साथ साथ चल रहे थे। कौन दोस्त? वो तो मैं नहीं जानता साहब, पर जब आगरा पहुंचकर मेरी गाड़ी पंचर हुई तब मैंने तबरेज सेठ के साथ उनको देखा था। सर ये राशिद खान है। शैला के स्टेप फादर तबरेज के साथ मिलकर कश्मीर के पुलवामा एरिया में एनजीओ चलाते थे, लेकिन ये दोनों सोशल वर्क नहीं बल्कि चैरिटी के नाम पे चंदा इकट्ठा करते थे। तबरेज वहां से असेंबली इलेक्शन भी लड़ा था और हार गया, और उसके बाद वहां से लाखों रुपए लेके गायब हो गए। क्या यही आदमी था? हाँ साहब यही था वो। इसका मतलब शैला की फैमिली अब कहाँ है? ये या तो तबरेज या फिर ये राशिद ही बता सकता है। आखिरकार राशिद को एनआईए टीम ने दिल्ली निजामुद्दीन से अरेस्ट कर लिया, और उसके बयान के मुताबिक जल्द ही एनआईए को तबरेज के ठिकाने का भी पता चल गया। और एनआईए ने शैला पठान के स्टेप फादर तबरेज को पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। साहब मैंने धर्मेश साहब को ही बताया, मेरा इस बॉम्ब ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। बताया उन्होंने मुझे, लेकिन शैला पठान के फैमिली के गायब होने के बारे में तो तुझे पता होगा। देख तबरेज, अपना मुंह खोल दे, क्योंकि तेरे राशिद ने अपना मुंह खोल दिया है। 5 मार्च की रात वो तेरे साथ तेरे खंडाले वाले फार्म हाउस पे था, ये पता चल चुका है हमें। बोल बोल। साहब इस राशिद को मैंने खंडाला वाले फार्म हाउस पे जॉब पे लगवाया था, क्योंकि इस सानिया से तंग आ गया था मैं। झूठे सपने दिखाए थे इसने मुझे कहती थी कि मैं हीरो जैसा लगता हूँ और मुझे अपनी बेटी की तरह फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनाएगी। अपना पति बना के मुझे नौकर बना दिया था उसने।
मुझसे शादी करने के बाद उसने अपने ड्राइवर मंगत की भी छुट्टी कर दी और मुझे ड्राइवर ही नहीं बल्कि डिलीवरी बॉय बना दिया था। इतना ही नहीं सर, मुझे शौहर बनाकर उसने पावर ऑफ अटर्नी अपने तीसरे पति आमिर के नाम कर दी। पानी नाक के ऊपर हो गया था सर, इसलिए 5 मार्च की रात को मैंने और राशिद ने वहां पर रॉड और चाकू का बंदोबस्त पहले से ही कर दिया था और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं सानिया के साथ अपनी भड़ास निकालने लगा। तूने समझ क्या रखा है? नौकर बनाने के लिए शादी की थी तूने मुझसे? तेरी इतनी मजाल, मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है। पत्थर से ढक दिया था ताकि कुत्ते भी उनके स्मेल से पता न लगा सके कि हमने उन्हें कहां दफन किया है। उसके बाद हम लोग मुंबई आ गए। मुंबई में हम 2 दिन रहे और हमने वहां से सारे जेवर और कैश गायब कर दिए। साहब, वो फिर हमको याद आया कि फार्म हाउस की दीवार पर खून के धब्बे रह गए हैं। हम वापस फार्म हाउस गए। खून के धब्बे मिटाने के लिए हमने आग से जलाकर दीवार को काला कर दिया और शैला की गाड़ी को ले जाकर कश्मीर में डंप कर दिया। आप लोगों को भटकाने के लिए हमने सानिया के घर में वो सैटेलाइट फ़ोन और कागज़ रख दिया। अगर आप लोग को वो ट्रैवल एजेंसी का पता नहीं चलता तो आप लोग हमें कभी नहीं पकड़ पाते साहब। गलत फहमी है तेरी। आज तक जुर्म कभी ना छिपा है ना छिपेगा। पुलिस ने जब इन बॉडीज का पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि शायला पठान और उसकी बहनों शबनम और मुस्कान के लंग्स में मिट्टी थी, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि जब उन्हें दफनाया गया था तब वो जिंदा थी। लेकिन इस परिवार को जिंदगी से रुखसत करने वाला तबरेज भले ही कितना बड़ा अपराधी हो, पर सच्चाई ये भी है कि शैला की मां सान्या ने अपनी जिंदगी में खुद इन अपराधों को न्योता दिया और अपने परिवार को एक लापरवाह परवरिश, ऐसी लापरवाह परवरिश कि ना तो परिवार में से किसी को सही और गलत की परवाह थी और ना ही कभी उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनका ये लापरवाह रवैया कब तबरेज जैसे अपराधियों को उनकी जिंदगी को तबाह करने के लिए उकसा देगा। इस गमन के साथ शहरों की आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत में 7 मेगा सिटीज होंगी, यानी कि ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 करोड़ से भी अधिक होगी। हम रोजमर्रा की आपाधापी में इतने खोए हुए रहते हैं कि हमें खबर ही नहीं होती कि कब, कहां और कैसे शहर के बीचों बीच जुर्म अपना फन उठाता है और किसी मासूम शिकार को डस लेता है। इन्हीं खतरों से आपको आगाह करने के लिए हम क्राइम पेट्रोल में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं, क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स, जिसमें हम शहरों और महानगरों में होने वाले अपराधों का खुलासा करेंगे। आज हम देखेंगे 3 बड़े शहरों की ऐसी कहानियां जो जुड़ी हैं एक जुर्म के सूत्र से। कोलकाता की एक उपबस्ती गजतला, रोहतक और मुंबई। चांद के पालने में रात उड़कर सो गई वो, पंछी झरने और फूलों के सपने में यूं खो गई वो, दौड़ते सपनों के पीछे इंद्रधनुष पल जलती मुस्कुराती आग नीचे बनकर वर्षा उतरी नीचे। आज आने में देर हो गई आपके? हाँ, आज थोड़ा काम ज्यादा था। आ जाओ। छुट्टी का काटो मढ़ोए जेते पाना, चाई टाल लाल छिटे चिड़ुई नारायणा। अरे अभी तो आप ड्यूटी से आए,
फिर कहाँ जा रहे हैं? मैं थोड़ा बाजार जा रहा हूँ, इसे खबर खाओ। हाँ चूड़ी लाना। ठीक है, तुम्हारे लिए चूड़ियां लेकर आऊंगा। ठीक है, गाओ गाना गाओ। वेरी गुड, हो गया। चलो लास्ट। वेरी गुड गर्ल। और चाहिए? नहीं, मुझे आई बाबा के पास जाना है। क्यों? क्यों आई बाबा से मिलना है? क्या कमी है तुम्हें यहाँ? खाने को नहीं मिलता है या पहनने को नहीं मिलता है? इतने सारे खिलौने लाकर दिए तुम्हें, तरी पण तुझं मन शांत नाही झालं का? सुहासिनी, चारों ओर अपने हैरान हो गई नन्ही परी, पंछी वालिया सब किसकी है जादू गली। मुनिया, देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। आ जाओ आ जाओ। अरे यार, ये सुहास पागल है। अरे आप दोनों बातें करो, मैं मेरे 1-2 काम है निपटा कर। हाँ ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू आंटी को परेशान करती है। मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना बेटा? मुझे आई बाबा चाहिए। यहाँ सब कुछ तो है। अंकल आंटी तेरा कितना अच्छा ख्याल रखते हैं, कितने अच्छे खिलौने देते हैं, देख कितने अच्छे कपड़े दिए तुझे। क्या तकलीफ है तुझे बेटा? मुझे आई बाबा चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों की बात है, घर पे सब ठीक हो जाएगा ना, तो मैं तुझे खुद यहाँ से ले जाऊँ। नहीं, मुझे अम्मी आना आपके साथ में। एकदम चुप। एकदा सांगितलं जो डोक्यात घुसत नाही काय? एक, अब ये तेरा घर है, यही तेरी किस्मत है, समझी क्या? ज्यादा जबान चलाए तो जबान काट के रख दूंगा। और तू बहुत समझा इसे। चल चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, उठते रहे यहाँ पे, मर देंगे इसको। चल सुनो, चाकू देखो। दाम कत? 150।
अच्छा सुनो, मंदिर के बारे में क्या सोचा है? सोचा है, तुम्हें चिंता करो ना, मैं कोई ना कोई उपाय करूँगा। चलो भक्ति में लीन होकर नई ऊर्जा के लिए आते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ था सीआरपीएफ के जवान केशव दास की जिंदगी में कि उसने मंदिर जैसी पावन जगह पर आकर देवी के सामने अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस कई दिनों तक इस मामले को सुलझाने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जब परत दर परत इस रहस्य से पर्दा हटने लगा, तब सामने आई एक चौंका देने वाली सच्चाई। आप लोग जानते थे ना? हाँ हाँ, ये तो रोज ही तो पे बूंदी थी। ये कब हुआ? क्या हुआ? केशव! केशव! हेलो, एक 70 साल के बुजुर्ग की सरकटी लाश मिली है सर। क्या? सर जी, मैं यही अपने ससुराल में रहती हूँ, सुंदर नगर में। मेरे बाबूजी 2 दिन से अकेले रह रहे थे। आज सुबह आई तो बाबूजी दरवाजा नहीं खोला। पड़ोसी की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर आई तो देखा। पर इतनी बेरहमी से कत्ल करके इनका सर काट कर कौन ले गया होगा? कुछ अंदाजा है किसने किया होगा ये? जी नहीं। तुम्हारे बाबूजी किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? ना जी, कोई दुश्मनी ना थी। तुम तो ससुराल में रहती हो, इस घर में और कौन कौन रहता है? बाबूजी थे, अम्मा है और दर्शन है। दर्शन? दर्शन मेरा छोटा भाई। वो किसी काम के लिए बाहर गया था। अम्मा भी मेरे बड़े भाई आनंद के घर रहने चली गई, इसलिए बाबूजी अकेले थे। ये कहाँ गया दर्शन? पता नहीं, मैं तभी से कॉल ट्राई कर रही हूँ, नंबर लग नहीं रहा। प्रेम, एक फोटो इसका भी निकाल दो। दर्शन शादीशुदा है क्या? जी। इसकी पत्नी कहाँ है? कुछ दिन पहले दोनों के बीच अनबन हो गई और वो झगड़े में मायके चली गई। कहाँ है इसका मायका? बहुत सह लिया था साहब, रोज उसकी खिटपिट खिटपिट सब घर का सोच के रह जाती थी, और उस दिन तो हद ही हो गई। अरे दाल इतनी पानी पानी क्यों है? ताकि सबकी कटोरी में ना थोड़ी थोड़ी आ सके। एक मुट्ठी दाल और खाने वाले 4। तो मेरे लिए निकाल देती, मट्ठे के साथ खा लेता मैं। मट्ठा? कौन देते मट्ठा? पड़ोसी आके देंगे। 2 दिन से कह रही हूँ रसोई में कुछ नहीं खाने के लिए, पर तेरे घर में तो जू रेंगती नहीं है। जब अभी नहीं आया है पैसा तो क्या करूं बोल? तो कब आएगा पैसा?
कब इस घर में इतना से चूल्हा जलेगा? अरे जब औकात नहीं है तो क्यों 4 लोगों का पेट पाल रहा है? अम्मा बाबूजी को जेठ जी घर पे क्यों नहीं छोड़ के आ जाता है? उनके घर में तो कमरे भी है ना। चुप कर, खबरदार जो आगे कुछ बोला तो। वो मेरे अम्मा बाबूजी है, तू मत सिखा उनका ख्याल कैसे रखना है मुझे। हंस क्या रही है? हंस क्या रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? हाँ, हंस क्या रही है? बोल ना। ये एक्टिंग पर हंस रही हूँ। तो जो शरण कुमार बन के घूम रहा है ना, इसकी सिर्फ मुझे पता है। जेठ जी के आगे तेरा मुंह खुलता नहीं है, इसी बात को तो फायदा उठा रहे हैं। बहुत लंबी हो गई ना तेरी जबान। अगर एक शब्द और बोला ना, काट डालूंगा, समझी? जान ना। मेरे सास ससुर से कोई दुश्मनी ना थी। मैं मानती हूँ कि मैंने उस दिन गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि वो हम सबको नहीं पाल सकते थे। तो तुम्हें लगता है कि दर्शन अपने बाप की जान ले सकता है? नहीं साहब, मैंने कहा ना कि वो अपने माँ बाबूजी से बहुत प्यार करते थे। अभी 2 दिन पहले तो उन्होंने मुझे फोन किया था। क्या कहा उसने? माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया, घर दुकान सब, और सारे झंझट भी खत्म कर दिए, और जल्दी वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। अच्छा, दर्शन कहाँ गया? कुछ बता कर गया था तुम्हें? नहीं साहब, कुछ नहीं बताया। पर वो ठीक तो है ना? देखिए, परेशान मत होइए। दर्शन के बारे में जैसे कुछ पता लगे हम आपको बता देंगे। दर्शन रावत मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसके पिता योगेश रावत कमजोर, लाचार और वृद्ध व्यक्ति थे जो कभी कभी घर से बाहर निकलते थे। ऐसे व्यक्ति की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है और कोई उन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? क्या यह कत्ल दर्शन की आर्थिक स्थिति से जुड़ा था? क्या किसी लेनदार ने दर्शन को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था? योगेश रावत का सर कहां था? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि दर्शन रावत इस वक्त कहां था? बेटा काम पे बाहर, माँ दूसरे बेटे के घर, और बाप घर पे बिल्कुल अकेला। लगता है किसी ने मौका साथ के कांड किया है। सही कह रही हूँ नेरा, वरना इतने बूढ़े आदमी को जो पहले से इतना लाचार हो, उसको भला को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? और बेटी तो कह भी रही थी कि बाप का कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन अब तो लगता है कि दुश्मन था। नेरा, अभी भी 2 सवाल है हमारे पास। पहला ये कि वो कटा हुआ सर कहाँ है, और दूसरा ये कि दर्शन कहाँ है। नेरा, एक काम करते हैं, दर्शन के बड़े भाई को थाने बुलाते हैं, हो सकता है उससे कुछ पता लगे। सब यकीन ही नहीं होता कि हमारे बाबूजी को कोई इस तरह से मार सकता है। दर्शन से आखिरी बार बात कब हुई थी तुम्हारी? अब तभी हुई थी जब अम्मा को छोड़ने घर आया था, लेकिन बहुत परेशान लग रहा था साहब। क्यों परेशान लग रहा था? ये बताओ भाई, दुकान बैठ गई है, नया माल बिक नहीं रहा है, पुराने माल का बकाया नहीं मिल रहा है, कर्जा नहीं चुक रहा है, लोग के फोन, ये देखिए। हेलो, हाँ जी बशीर भाई, हाँ जी, बस 1 हफ्ते का समय और दे दीजिए, बस 1 हफ्ते का। बशीर भाई देखिए, तमीज से बात करिए, ठीक है? अच्छा, मैंने आपको कह दिया कि 1 हफ्ते में पैसा मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा ना? बशीर, यप कैसी बात? नहीं देंगे पैसे, क्या कर लेंगे? मने लागे है गलत लोगों से उलझ गया दर्शन। ये बशीर कौन है? दर्शन ने बताया था इसके बारे में? ना जी साहब, बहुत पूछा मैंने, पर हर बार यही कह के टाल गया कि भैया छोड़ो ना, हमारा रायता मैं ही समझ लूंगा। बहुत ही खुददार लड़का है साहब। किसी और का नाम लिया उसने? ना जी मैडम, साहब जी मारे घनी चिंता हो रही है, सब ठीक तो हो जाएगा ना? देखो आनंद, मैं झूठी तसल्ली तो नहीं दूंगा तुम्हें, लेकिन इस वक्त दर्शन को ढूंढ निकालना हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और तुम लोगों को भी दर्शन के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत हमें बताना। जी साहब। पुलिस के सामने सवालों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था और उधर मुंबई में मुनिया को कुछ जवाब मिलने वाले थे जो किसी 6 साल की बच्ची के लिए नहीं बल्कि किसी भी इंसान के लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल था।
अरे मुनिया, कहाँ थी तू? तेरे ही तो घर पे पिछले 3-4 दिनों से पता नहीं मुझे यहाँ क्यों बंद के रखा। मुनिया, मुनिया, ए मुनिया, इधर आ। मुनिया, ए मुनिया इधर आ। अरे कोई पकड़ो उसे, भाग रही है। मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा था ऐसी हिम्मत आई ना मत करना। बोला था या नहीं बोला था? कौन थे ये लोग जिन्होंने मुनिया को कैद कर रखा था और उनका मकसद क्या था? और मुनिया के माँ बाप उसे उस कैद से निकालने के लिए तैयार क्यों नहीं थे? इन सारे सवालों से जुड़ा था मुनिया का भविष्य। उधर रोहतक में भी पुलिस योगेश रावत के कत्ल के बारे में कुछ ऐसे ही चौंका देने वाले खुलासे करने वाली थी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये क्या है? खून! हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ सर? नेहरा, एक कटा हुआ सर मिला है। एक काम करो, दर्शन के बड़े भाई आनंद को फोन करो और उसे नीलम बस्ती के काली माँ के मंदिर में आने के लिए कहो। सर चलो। पंडित जी, इन्हें पहचानते हैं आप? नहीं साहब, मैं इसे नहीं पहचानता। सर, ये देखिए, जिस पॉलिथीन में सर मिला है उसी में ये राख भी मिली है। पंडित जी, आपने किसी को देखा था या आज सुबह मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जो आपको अजीब लगा हो? हाँ सर, आज भोर में मेरे साथ ऐसी घटना घटी। अरे कौन है भाई? आ रहा हूं। कौन हो तुम? दरवाजा खोलो। मंदिर के पट खोलने का समय अभी नहीं हुआ है, तुम जाओ यहाँ से। भक्तों के लिए माता का दर हमेशा खुला रहना चाहिए। दरवाजा खोलो। तुम दर्शन हो ना? दरवाजा खोलो। तुम दर्शन हो। और फिर सर 1 घंटे बाद जब मैं नहा रहा था, तुम अंदर कैसे आए? दर्शन, आपको पूरा यकीन है कि वो दर्शन ही था? हाँ साहब, उसके पूरे चेहरे पर राख लगी हुई थी और आंखें तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। वो कुछ दिन से मंदिर आने लगा था। मुझे पूरा विश्वास है कि वो दर्शन ही था। आनंद, इन्हें पहचानते हो? ये तो मेरे बाबूजी हैं सब। बाबूजी। दर्शन के बाबूजी हैं और दर्शन आज सुबह मंदिर आया था। लेकिन दर्शन तो शहर से बाहर गया हुआ है। ऐसा उसने कहा था नेहरा, सच किसे पता। और अब तो ऐसा लगता है कि सारे सिरे जुड़ने वाले हैं। बाप रे, एक बच्ची गुस्सा हो गई। बिरयानी है, खाओगी? मुनिया, मुनिया, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मत रो बेटा, अब यही तेरी किस्मत है। माँ मुझे नहीं मरना है। तू मरेगी नहीं बेटा,
तेरा दूसरा जन्म होगा और दूसरे जन्म में ना तू बहुत बड़े घर में पैदा होगी, बहुत अमीर माँ बाप के पास। मुझे नहीं मानना। देख तू डर मत, तुझे बिल्कुल डर नहीं होगा, पंडित जी है ना। अरे चुप कर, चुप कर। अरे माँ है कि डायन है तू? क्या हो गया तुमको? होश में तो हो? होश में तो अब आया हूँ। हाँ। बस बहुत हो गया, अब ये खेल मैं यही खत्म कर दूँ। हाँ, अभी खत्म करता हूँ। कुछ चाहता? ए, हट जा मेरे रास्ते से, बीच में मत, अब तेरे को बोल रहा हूँ मैं। अरे हम 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते अपनी बेटी को, तू लंगड़ा हो गया है, कोई काम नहीं देता तुझे। ऐसे ही चलता रहा ना तो तीनों को जहर खाना पड़ेगा। अरे वो तो मेहरबानी है शिंदे साहब की, जो हमारी मुनिया के बदले में पैसे दे रहे हैं, और जानता है कह रहे थे कि आगे भी हमारा ध्यान रखेंगे। अरे आइए इसकी कायदा सुने। 2 कौड़ी की कमाई नहीं है तेरी। अरे 2 टाइम लोगों के झूठे बर्तन मारती हूँ तब ये घर चलाती हूँ मैं। अरे इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बेटी की लाश पर तू पकवान खाएगी। देख पैसा होगा ना तो हमारे दिन बदल जाएंगे। हरी तो मेरी बात मान ले। अरे शर्म आती है मेरे को। मैं तुम किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबका फाटा फोड़ दूंगा। पूजा की तैयारी हो गई क्या रे? साहब शांति क्या हुआ? साहब वो मेरा आदमी हरी साहब, उसका दिमाग खराब हो गया। मुझे लगता है कि वो पुलिस के पास जा रहा है। क्या? बाबा, इसे जानते हैं आप? आया था 2 दिन पहले। क्या कहा तुमने उससे? हम कुछ नहीं कहते, हम किसी से कुछ नहीं कहते। जो भी कहती हैं माँ कहती है। लगता है देवी माँ ने तुझसे कुछ कहा है। कहा है मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, बहुत सारे पैसे आएंगे मेरे पास, बलि दे किसी अपने की बलि। अपने बाप की? नारा वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए जरूर जाएगा। चलो। ये तो तय था कि परिस्थितियों ने दर्शन को ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां वास्तविकता से उसका नाता छूट चुका था। बड़ी आसानी से अंधविश्वास ने दर्शन के मन में घर कर लिया था और उसे लगने लगा था कि अपने पिता की बलि देकर वो अपने परिवार की सारी खुशियां दोबारा हासिल कर सकता है। लेकिन वो कौन सा विश्वास होता है जो एक इंसान को पूरे होशो हवास में एक मासूम बच्ची की बलि चढ़ाने के लिए उकसाता है। पकड़ इसको! रुके! रुक जा! कहाँ भाग रहा तू? साहब मेरी सब मदद। क्या झालं रे? सब मदद करो साहब, वो मेरी बच्ची मार देंगे सब उसको। सब मदद करो साहब। मुनिया की कहानी में पहली बार उम्मीद की किरण नजर आने लगी। कम से कम हरी का जमीर जागने से इस हैवानियत की खबर पुलिस तक पहुंची। कितनी मजबूर, कितनी लाचार होगी वो बच्ची जिसकी सगी मां उसे मौत को गले लगाने के लिए उकसा रही। कितना भयानक और गहरा होगा वो प्रचलन जिसके बारे में छोटे बच्चे भी बेतकल्लुफी से बात करें।
सवाल यह है कि इस महानगर के बीचों बीच इस बेरहम प्रचलन की सच्चाई छुपी कैसे रही? साहब इकडे 6 नहीं 5 है, 5 है। नो चीटिंग अमोल, नो चीटिंग। अरे साहब क्या हुआ? साहब इसी कमरे में सब इसी कमरे में मेरे मुनिया को छुपाया था साहब। सब चल साहब, शायद मेरी बीबी ने बताया होगा आप आने वाले हो। हाँ, इसलिए छुपा दिया उसको। एक मिनट स्वासिन, मेरा हाथ दो। हाँ चलो बेटा अंदर चलो। जा। साहब मुझे कोई क्लियरली बताएगा क्या चल रहा है? अरे साहब, इसने कंप्लेंट किया है कि इसकी बेटी आपके यहाँ है। हाँ यही तो थी। मतलब? अरे साहब, इसकी बीवी हमारे यहाँ काम करती है और जब भी वो आती है तब अपनी बच्चे को लेके आती है, और जब तक वो काम करती है तो इसकी बेटी मुनिया मेरे अमोल के साथ खेलती है, तो उसमें तकलीफ वाली क्या बात है? सब झूठ बोल रहे हैं, खोटो बोलते हो साहिबा। मेरी बच्ची को खरीदा है, मेरी बीवी ने बेचा है साहब, उसकी बलि देने के लिए। झूठ बोल रहा है सर। शिंदे साहब, खाना खाली आवाज काटें तुझा। हाथ नहीं उठा सकते आप। अरे सर, आप इसकी बातों में आ रहे हैं? हाँ? एक नंबर का नशेड़ी आदमी है ये। क्या रे, चुल्लू छोड़ के चिलम चालू किया क्या? अभी कुछ भी बोले जा रहा है। अरे साहब, अपनी बीवी को भी परेशान करके रखा है। उसकी अपनी बीवी का इसके ऊपर भरोसा नहीं आ रहा, इसलिए अपनी बच्चे को लेकर यहाँ आती है, इसके साथ नहीं रहती है वो। सब झूठ बोल रहे हैं, खोटा बोलते हैं। बोला ना सर, पूरा घर छान वाला, लड़की कहीं नहीं हो गया? नहीं साहब, आप ढूंढो ना, और ढूंढिए, जहाँ कहीं भी मिले देख लो। अरे साहब, मैं बता रहा हूँ ना, इसकी बेटी मेरे घर में थी, चली गई वो माँ के साथ। चलो निकलो। सर खोटा बोलते हो साहब। चलो निकलो। शिंदे साहब, हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। क्या पागलपन है? उठ। ये देखिए सर, नया नाटक शुरू हो गया इसका। सर, ऐसे लोगों की वजह से ना ड्यूटी के टाइम वेस्ट होता है। चल उठ उठ। अरे क्या है ये? सब मेरी मुनिया को बचा लो साहब, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा साहब। सब उस शिंदे ने मेरी बीबी को पैसे दिए और उसका मुंह बंद कर दिया साहब। सब अगर मेरी आप मदद नहीं करोगे ना तो मैं पुलिस स्टेशन के सामने पेट्रोल डाल के खुद को आग लगा दूंगा। एक लाफा दूंगा ना। पुलिस को धमकी देता है? नहीं, एक मिनट। अगर हमने यहाँ तक पड़ताल की है तो एक कदम और सही। अगर शिंदे ने इसकी बीवी को पैसे दिए होंगे तो पैसे होंगे, और अगर पैसे होंगे तो हमें दिखेंगे। चल साहब। मुझे मालूम था लग रहा तू लौट के घर ही आएगा। चला बंदर आ, इधर आ। ये रोना धोना छोड़। और ये देख, 35,000 के ऊपर 15,000 इनाम भी दिया साहब ने, पूरे 50,000 रुपए। अरे ये सोच कि अब हम इस पैसे से क्या क्या कर सकते हैं। मैं तो बड़ी ही भाग्यवान हूँ जो मुनिया को मैंने अपनी कोख से पैदा किया। तो खुद क्यों नहीं मर जाती? साहब ये देखो पैसा, ये देखो, मैंने आपको बोला था ना साहब, ये देखो। चलो अब सब कुछ सच सच बताओ। हम अक्सर अंधविश्वास को अशिक्षा और जहालत से जोड़ते हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा की कमी अंधविश्वास की बैसाखी है, लेकिन ऐसे अंधविश्वास को क्या कहेंगे जहां लोग अशिक्षित नहीं बल्कि इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो। मैं हूं तेरा दर्शन। क्या उल्लू बना रखा था ने? वही जो तू चाहती थी। हा? बलिदान दे दिया मैंने, बलिदान दे दिया। प्रायश्चित क्या है मैंने अपनी गलतियों का। हा? मैं नादान था, समझ नहीं पाया, तो तुझ पर हाथ उठा दिया मैंने। फिर देवी माँ ने दर्शन दिए मैंने, और बोली कि तू उसका रूप है, और मन ने उसके रूप पर हाथ उठा दिया। बहुत बड़ा पाप किया मन, लेकिन मन ने बलिदान दे दिया है अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का, अपने बाबूजी का।
कायदे से तन्ने मने माफ कर देना चाहिए ना। नहीं, तैयार मुझे कहीं कहाँ जा रही तू? हैं? मैंने कहीं नहीं जाना। ये तू क्या कह रही है? देख देख, देवी माँ ने कहा था कि बलिदान दूंगा तो तू मान जाएगी। बचाओ, कोई है, बचाओ। चुप, माँ की बात नहीं मानेगी तो देखता हूँ कैसे नहीं मानती है माँ की बात। कोई है, बचाओ। देवी माँ की बात नहीं मानेगी। देवी माँ अरे चल, तेरी बड़ी मैं चलाऊंगा, चल। तू मुझे छू नहीं सकता, माँ छोड़ेगी नहीं तुम्हें। विधि फिर यहाँ तो ताला लगा हुआ, लगता है सबके सब भाग गए। सर वो रहा। रुक सावंत, इस तरफ देखो, कोई और है क्या? चल, कहाँ भाग रहा था? चल। देख तू तो फंस गया। अगर इंफॉर्मेशन नहीं देगा ना तो तू मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे सबर का बांधना अब टूटता जा रहा है। बताता हूँ, सब बताता हूँ। अभी आधे घंटे पहले ही शिंदे साहब साइट पे गए। आप लोगों के जाने के बाद पुरोहित जी और मुनिया सुबह ही वहाँ निकल गए। अब तक तो शायद पूजा हो चुकी होगी। ये साइट कहाँ पे है? पंडित जी। जी साहब। बड़ी जल्दी में है। अरे साहब, वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा हो आप आ गए। या मुझे पता नहीं था आप आने वाले हो। मतलब पता होता तो गाड़ी भेज देता। कोई बात नहीं, हम अपनी गाड़ी लाए। अब आप तो हमें यहाँ लाए नहीं, लेकिन हम आपको यहाँ से पूरे सम्मान के साथ हमारी गाड़ी में ले जाएंगे। मुनिया यहीं कहीं होगी, जरा पूरा एरिया छान मारो। अरे साहब, आप भी अभी तक उस बेवड़े की बातों में उलझे हुए हो। हाँ, क्यों टाइम की खोटी कर रहे हो? चलो प्रसाद, मुंह बंद रख और चुपचाप खड़ा रहे। चलो पंडित जी, दिखाइए कहाँ पूजा की आपने। सर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। लो, हो गई तसल्ली। मुझे पता नहीं चल रहा है आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है। हाँ, उस बेवड़े के लफ्जों में आकर आप। ए शिंदे, तू अपने आप को बहुत चालाक समझता है। हाँ? तेरी सारी सच्चाई हमारे सामने है। शांति ने हमें सब कुछ बता दिया है। मुनिया को अगर एक खरोच भी आई ना तो क्या कर लो? क्या कर लोगे? हाँ? उस 2 टके की औरत की बातों में आकर आप मुझ पर चढ़ रहे हो। देखिए साहब, शिंदे हूं मैं, शिंदे। हल्का मत समझना मुझको। हाँ भाई, भारी तो तू है, लेकिन भारी बेवकूफ। शिंदे साहब, कंस्ट्रक्शन मजबूत नींव पर टिकी होती है, मासूम बच्चों के लाशों पर नहीं। बात साहब, उधर कुछ मिला है। चल इधर आइए, ये देखिए सर, यहाँ पूजा की गई है। सावंत सर, खुद दो। रुक रुक, भगवान की पूजा है, उधर चलाएगा? इंस्पेक्टर साहब, भगवान की पूजा को हाथ भेजागा ना तो खून खराबा कर दूंगा मैं इधर। ए सावंत, चल चल चल, बोलो। बेटा रोती नहीं, आपका नाम क्या है बताओ? जी बताइए, आप अपना बयान देना चाहती थी। उन्होंने आत्महत्या नहीं किया। तो फिर? उन्होंने आत्म बलिदान दिया है। क्या मतलब? उन्होंने मन्नत मांगकर रखी थी 30 तारीख को एक बकरा बलिदान देना था, पर बकरे खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अब बलिदान था बकरा, कर्जा लेकर तो नहीं खरीदा जा सकता ना, और माँ को भी भूखा नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने माँ को दिया हुआ वचन पूरा किया। इसलिए उन्होंने आत्म बलिदान दे दिया। मुंबई, कोलकाता, रोहतक, देश के 3 अलग अलग प्रांत, समाज के अलग अलग तबके और तीनों कहानियों में एक सामान्य प्रसंग। 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व करने के सपने देखने वाले इस देश में नरबली जैसी भयानक प्रथा आज भी इतने उग्र भाव से प्रचलित है, ये सोचकर भी मन सिहर उठता है। और जब ऐसे जुर्म पढ़े लिखे और जागरूक नागरिकों की देखरेख में हों, तो वाकई आसार हैं कि खतरे की घंटी बज चुकी है। वक्त आ गया है कि हम अपनी आंखें खुली रखें, और अगर अपने आसपास ऐसी घटना घटने का अंदाजा भी लगे तो हमें तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए।
अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।